सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी अंतिम कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद शुरू किए थे। ठीक है, मैंने इसे आपको शाम पट पर ये कार्य करवाया था। ठीक है, अर्थात ब्लैक बोर्ड पर जब मैंने ये कार्य आपको करवाया था तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे उसके बारे में आज एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि आप जो भी आज समझेंगे इस सभी को आप अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका पर नोट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है व्याकरण का वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है ना। आप सभी को पता है कई तरह के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। 9वीं कक्षा में आपने किए थे अर्थ के आधार पर कितने तरह के वाक्य थे, वो 8 तरह के। 10वीं कक्षा में हम करेंगे आज वाक्य रचना के आधार पर वाक्य, जो कि कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। वाक्य भेद पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि वाक्य किससे मिलकर बनते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है ना, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। अब हम इनको डिटेल में जानने की वो करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, वर्ण। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, प, ये क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। क्या हम इनका कोई संधि विच्छेद कर सकते हैं या इनको और तोड़ सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, प इत्यादि। वर्ण से शब्द बनते हैं। अब इन्हीं वर्णों के, ये जो वर्ण हमने पढ़े ऊपर, अब इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में, जैसे 8वीं कक्षा में भी आपने किए होंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण में सभी आ जाते हैं, स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी, यानी कि वोवल्स भी आ जाते हैं और कॉन्सोनेंट भी आ जाते हैं। इसी तरह शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्या होता है, जिनका अपना कोई अर्थ निकले, जिनका अपना कोई अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लो मैंने क शब्द ले लिया, क से मैंने बना दिया कमल। ज ले लिया, ज से बना दिया जल। ये क्या है, शब्द हैं, इत्यादि। अर्थात ये शब्द किससे मिलकर बने, वर्णों के सार्थक समूह से, ग्रुप से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, क भी वर्ण है, म भी वर्ण है और ल भी वर्ण है, ज भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है वाक्य। अब वर्ण से शब्द बने तो शब्द से वाक्य भी बनेंगे। ठीक है ना, सार्थक शब्दों के, कैसे, सार्थक शब्दों के, ये जो है ये शब्द क्या है, सार्थक है। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित यानी कि जो एक क्रम से लगाए गए हों, उनको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित, जो एक तरह से उनकी व्यवस्था की गई हो, उसके समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो ये क्या हो गया, वाक्य। और वाक्य में देखो कितने तरह के शब्द यूज हुए, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। ठीक है ना, ये कितनी तरह के शब्द हमने यूज किया। अर्थात सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा, वाक्य आपको पता लग गया, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वाक्य के अंग। आप सभी को पता है 8वीं कक्षा से आप करते आए हैं, अगेन हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है उद्देश्य और सेकंड होता है विधेय। फर्स्ट उद्देश्य और सेकंड विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है आज वो समझेंगे हम। अब वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में जिसके बारे में, मैंने मान लो बात करी मोहन पत्र लिखता है, तो वाक्य में मैं किसके बारे में बात करी, मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है, उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अब विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में
उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है, मानो मैंने लिखा था मोहन पत्र लिखता है, मोहन वाक्य में उद्देश्य था, बाकी क्या था उसके बारे में पत्र लिखता है, तो वो क्या था, उसका सारा वाक्य विधेय था। यानी कि उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्लियर है सभी को? उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं हम इसे। उदाहरण ले लेते हैं। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। अब मैंने आपको बताया कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है। अब वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बहन के बारे में, तो मेरी बहन क्या है, उद्देश्य। आपने रेखांकित करके बताना है कि मेरी बहन क्या है, उद्देश्य। 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है, क्या है, विधेय, क्योंकि उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही है वो क्या है, विधेय। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब यहाँ पर किसने किसको मारा, ये देखो, किसके बारे में बात हो रही है, दशरथ पुत्र राम ने, ये क्या है, उद्देश्य। ठीक है, राम ने किसको मार गिराया था, वो क्या है, विधेय। रावण को मार गिराया, वो क्या है, विधेय। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। वो कह रहा है परिश्रम करने वाले छात्र, वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, परिश्रम करने वाले छात्र, तो ये क्या है, उद्देश्य। ही परीक्षा में सफल होते हैं, क्या है, विधेय। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, उनको क्या मतलब, उनके बारे में और क्या बात हो रही है, सबके मन को भाते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही है, सबके मन को भाते हैं, वो क्या है, विधेय। मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। यानी कि वो क्या बता रहा है, किसके बारे में बात हो रही है वाक्य में, मैंने के बारे में, तो क्या है, उद्देश्य है वो। और ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी, वो क्या कहा जाएगा, आपका विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो तो है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्या है, विधेय। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में जो होगा वो आपका हमेशा उद्देश्य ही होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो होगा वो आपका उद्देश्य ही होगा, वो आपका विधेय भी हो सकता है। क्लियर है ना सभी को? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। कल वह लड़का बारिश में पूरी तरह भीग गया। कल वह लड़का, वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में, तो वह लड़का क्या होगा, उद्देश्य। वह लड़का क्या होगा, उद्देश्य। अब बारिश में पूरी तरह भीग गया, वो क्या था, विधेय। अब बाकी बचा कल। कल किसके साथ ऐड हो जाएगा, विधेय के साथ। वह लड़का कल बारिश में पूरी तरह भीग गया, तो ये कल भी किसमें काउंट होगा, विधेय में, क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है, लड़के के बारे में, तो वह लड़का क्या है, उद्देश्य, और बाकी सब क्या है इसमें, विधेय। क्लियर है बेटा सभी को? फिर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है ना। सरल सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य आ जाते हैं, और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। क्लियर है? फर्स्ट हम देखो स्टार्ट करते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया मतलब एक ही कार्य होगा। सिंपल सेंटेंस है तो एक ही कार्य होगा, एक ही जना करने वाला होगा, और उपवाक्य नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण क्या था, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। अब यहां देखो कोई उपवाक्य नहीं आया जो उसके साथ एडजस्ट हो रहा हो, नहीं ना, सिंपल सा वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। एक ही तरह की क्रिया का इसमें यूज हुआ है। क्लियर है ये सभी को? लेकिन क्रिया कैसी है, सकर्मक। क्लियर है ये सभी को? इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए सरल वाक्य के बाद है, सरल वाक्य तो बहुत ही इजी होता है, इसकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है बच्चों को। ठीक है ना।
संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य थोड़े ऐसे वाक्य हैं कि जिसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। संयुक्त वाक्य जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर बनते हैं, लेकिन इनमें ना एक चीज होती है जो क्या होती है, संयुक्त वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाकर बनते हैं। उपवाक्य क्या होता है सभी को पता है। मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन दिल्ली जा रहा है और शीना भी दिल्ली जा रही है। अब जो सेकंड वाला जो वाक्य होगा ना वो क्या है, उपवाक्य है, क्योंकि वो पहले वाले वाक्य का क्या निभा रहा है, साथ निभा रहा है। जो दो या दो से अधिक वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाकर बनते हैं और जिनमें समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब क्योंकि हम वाक्य कर रहे हैं तो वो किसको जोड़ेंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे। अगर मान लो यही वाक्य मैंने सरल वाक्य में ले लिया, मोहन और शीना दिल्ली जा रहे हैं। मैंने इसमें मान लो मैंने आपको कोई वाक्य दिया, मोहन और शीना दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें ये वाक्य जो है वो सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। आमतौर पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें और लगा हुआ है, ये समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा, पर वो ये नहीं देखते कि ये जो वाक्य है ये इसमें क्या है, मोहन और शीना दिल्ली जा रहे हैं, इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग है। भले ही उनके बीच में और जरूर लगा हुआ है पर वो क्या है, एक ही क्रिया का प्रयोग है, उसमें वाक्य दो नहीं आ रहे। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य में होता वो वाक्य तो कैसे बनता, मोहन भी दिल्ली जा रहा है और शीना भी दिल्ली जा रही है। और सरल वाक्य में मोहन और शीना दिल्ली जा रहे हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये योजक शब्द होते हैं जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, लेकिन आदि का प्रयोग हम इसमें करते हैं। वरना, बल्कि, ये शब्द किसमें आते हैं, संयुक्त वाक्य में। उदाहरण, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। ठीक है ना, क्लियर हो गए। अब दो वाक्य आए ना, मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी, बीच में हमने क्या जोड़ा, और समुच्चय बोधक। क्या जोड़ा हमने, और समुच्चय बोधक शब्द, जिससे हमें ये पता लग गया कि ये किसको जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। अब यहाँ भी दो वाक्य आए, यहाँ आप रह सकते हैं, आपका भाई रह सकता है, या हमने क्या लगाया इसमें समुच्चय बोधक शब्द या, जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगर मैं ऐसे बोलती यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। क्लियर है ये सभी को। अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजें देखते हैं, कभी कभार ये समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं इनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है। ठीक है। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो समुच्चय बोधक शब्द कौन से थे, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, इन शब्दों का लोप हो गया। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बिना समुच्चय बोधक शब्द के, रहने वाले रहेंगे, कोमा, जाने वाले चले जाएंगे। अब यहाँ पर किसका लोप हो रहा है, और का। किसका लोप हो रहा है, और का। क्लियर है ना सभी को, जिससे क्या हमें पता लग जाता है कि यहाँ कौन सा शब्द आना चाहिए था, समुच्चय बोधक शब्द और। क्लियर है, सभी को समझ आया। अगर हम ऐसे लगाते रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, फिर हमारे लिए पहचाना और भी इजी हो जाता। पर कई बार हमें अपना माइंड भी यूज करना चाहिए। मान लो आपको कोई समुच्चय बोधक शब्द नहीं दिया हुआ तो आपको खुद से ये अनुमान लगाना होता है कि आखिर ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। क्लियर है ना बेटा सभी को, क्लियर है आपको यहाँ तक। आगे हम करेंगे संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक यानी कि सम प्लस योजक, समान रूप से क्रियाओं को जोड़ने वाला। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य क्या कार्य करे, दो क्रिया व्यापारों को यानी कि दो तरह के जो कार्यों को या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजक संयुक्त वाक्य।
वाक्य, जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। ठीक है ना, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। अब यहाँ पर दो तरह की स्थितियों को जोड़ा गया है, एक तो वो दिल्ली गया था, दूसरा उसकी पत्नी कहाँ गई थी, आगरा। अर्थात दोनों से क्या हो रहा है, क्रिया स्थितियों का बोध हो रहा है। फिर आता है विभाजक संयुक्त वाक्य, जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य क्या करे, दो स्थितियों में से एक स्थिति को तो स्वीकार करेगा या दूसरी स्थिति को वो क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है ना, विभाजन कर देगा उसको, उसे क्या कहते हैं, विभाजक संयुक्त वाक्य। देखो एग्जाम्पल से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो जल्दी से, ना तो शीला आई, ना अपने बेटे को भेजा। तो इससे क्या हो रहा है कि या तो वो बिल्कुल ही अस्वीकार कर देगा या फिर कहेगा एक को तो एक्सेप्ट कर लो और दूसरे को त्याग दो। ना तो शीला आई, ना अपने बेटे को भेजा, तो अस्वीकार की स्थिति का पता लग रहा है। और दूसरे वाक्य से एक तरह तो स्वीकार करो या छोड़ दो, ठीक से करो अथवा नौकरी छोड़ दो। फिर आ जाता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक क्या होता है, जिसमें एक उपवाक्य दूसरे वाक्य के अगेंस्ट हो जाए, अगेंस्ट होकर कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जिन उपवाक्यों के बीच में किसका बोध हो, विरोध का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। अब एक उपवाक्य क्या कहेगा, दूसरे वाक्य के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहेंगे। ये वाक्य प्राय किससे जुड़े होते हैं, मगर, पर, लेकिन आदि शब्दों से ही जुड़े होते हैं। अब हम कई बार कह देते हैं ना, एक बच्चे के बारे में ही मान लो हम कह देते हैं वह खेलने में तो अच्छा है पर पढ़ने में अच्छा नहीं है। मतलब एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य के अगेंस्ट, एक अच्छा बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है, उसके बारे में बुरा बोल रहा है। ठीक है, कि वह खेलने में तो अच्छा है पर पढ़ने में अच्छा नहीं है। फिर आ जाता है आपका परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे वाक्य से, ठीक है, हर दो उपवाक्य होते हैं ना, तो क्या होता है, एक उपवाक्य से तो क्रिया का पता लगता है और दूसरे उपवाक्य से उसके परिणाम का पता लगता है। परिणाम यानी कि रिजल्ट का, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। अब जैसे मैंने ये बोला, इसमें क्या क्या लगता है, इसलिए आता है, सो, ये आदि लगते हैं। ठीक है, मैंने बोला आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बंद का रिजल्ट क्या निकला कि कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाजार बंद का क्या परिणाम निकला कि कुछ भी नहीं मिलेगा। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है ये सभी को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये थे हमारे संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार। संयोजक संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयोजक के बाद हमने क्या किया, संयोजक के बाद हमने किया विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाची। संयोजक जो समान क्रिया व्यापारों को जोड़ने का कार्य करे। ठीक है ना। संयोजक के बाद विभाजक, जो एक क्रिया को या तो पूरी तरह से स्वीकार करे या अस्वीकार करे, या फिर कहेगा एक को स्वीकार कर लो दूसरे को छोड़ दो। विरोध में क्या होता है, विरोध में प्राय जो उपवाक्य होते हैं वो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के भी अगेंस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरे वाक्य के अगेंस्ट होकर कार्य करता है। कि जैसे वह खेलने में तो अच्छा है पर पढ़ने में अच्छा नहीं है, यानी कि एक जगह उसकी अच्छाई का बोध होगा और दूसरी जगह उसकी बुराई का। फिर आ जाता है परिणामवाची संयुक्त वाक्य कि आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बंद का रिजल्ट क्या निकला कि कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा सभी को। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। देखो पहले हमने किया सरल वाक्य, फिर हमने किया संयुक्त वाक्य, थर्ड हमारा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिला जुला। क्या होता है, मिला जुला। अब यह वह उपवाक्य है जिनमें क्या हो, एक उपवाक्य तो क्या हो, स्वतंत्र हो, पूरी दृष्टि से कैसा हो, स्वतंत्र हो। यानी कि एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य क्या हो, स्वतंत्र उपवाक्य पर, दूसरा उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित हो। आश्रित यानी कि डिपेंड हो, और आश्रित रहने के कारण ही वो क्या कहलाता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य को हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। क्लियर है सभी को। समझो पहले, यह वह वाक्य है कि जिसमें एक वाक्य तो क्या हो, स्वतंत्र हो, और दूसरा उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य जो है वो कहलाता है। ठीक है। अब स्वतंत्र उपवाक्य को हम और क्या बोल सकते हैं, प्रधान, हेड।
जो होता है, ठीक है ना, प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से जल्दी आएगा समझ में। अब एक तरफ हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में प्रधान उपवाक्य और दूसरी तरफ आश्रित उपवाक्य। मैं उस लड़की से मिला था, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जिसकी किताब खो गई थी, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित जो डिपेंड होगा, प्रधान जिस पर होगा, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य किस पर डिपेंड है, स्वतंत्र उपवाक्य पर। मैं उस लड़की से मिला था। अब आ जाता है मिश्र वाक्य या आश्रित उपवाक्य के भेद। प्यारे बच्चों, जैसे आपने 9वीं कक्षा में किया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें एक था आपका प्रकार संकेतवाचक वाक्य। उसमें आपका ये था जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो, डिपेंड हो ना। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाए, अगर, तो, यदि, तो, जैसे, वैसे, ठीक है ना। इस तरह से जो वाक्य होते हैं ना, ये जो रले मिले जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि इसमें क्या लगा होता है, समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द, जैसे और, किंतु, परंतु, ठीक है ना, लेकिन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। अब मिश्र वाक्य या आश्रित उपवाक्य के भेद। मिश्र वाक्य या आश्रित उपवाक्य 3 तरह का होता है। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, फिर है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे जैसे आपने डेफिनेशंस की हुई है ना, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, यही सेम जो है डेफिनेशंस इनकी रहेंगी। देखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है। सबसे पहले तो आपको संज्ञा का ही पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब जो उपवाक्य वाक्य में किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा। जो उपवाक्य वाक्य में किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। और ये जो संज्ञा उपवाक्य है, इसकी पहचान क्या है कि ये की से जुड़ा होता है। 2 तरह की होती है हमारे पास। एक तो होता है ये वाली की, क को बड़ी की मात्रा, और दूसरी होती है हमारे पास ये वाली की, ठीक है। ये वाली जो की है ये हमारे रीजन बताने के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, हमें रीजन बताने के लिए। क्लियर है सभी को। तो जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। इसमें वाक्य किससे जुड़े होते हैं, प्राय समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब पेपर में आपको कैसे आएंगे, मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, मानो आपको मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब वो इसमें ये पूछ लेता है कि इस वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान है कि इसमें क्या लगता है, की लगता है। क्या लगता है इसमें, की, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, हेडिंग, ये देखो, ये हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या कहलाएगा ये, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्लियर है ये सभी को। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, ठीक है ना। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो वो ये आपको पता होना चाहिए कि वह नहीं आएगा। और कौन सा है ये, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसमें कई बार अब क्या होता है बच्चों, जैसे हमने देखा था संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का लोप हो जाता था, ऐसे ही इनमें कई बार की का लोप हमें दिया होता है कि की का लोप हो जाता है। जैसे वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, मुझे मालूम था। बात तो वही हो गई, सिर्फ क्या हो गया, की का लोप हो गया। क्या हो गया, की का लोप, की लुप्त हो गया, गुम हो गया, जिसको आप बोलते। ठीक है, आया यहां तक समझ। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान है कि जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं और की नामक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें क्या लगता है, की लगता है। क्या लगता है इसमें, की। ठीक है, साउंड से पहचाना करो, की 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 की। क्लियर है सभी को, ये समझ आया इतना यहां तक। आगे देखिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बाद है हमारा सेकंड भेद, मिश्र वाक्य का सेकंड भेद, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या कहते हैं उसे, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। ठीक है ना।
अब यहाँ क्या बता रहा है, मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। अब ये क्या है, जो बहुत पुरानी है, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो बहुत पुरानी है, ये क्या है, उस घड़ी की विशेषता है। तो ये अंडरलाइन करके जो हम बताएंगे ये क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। वो क्या कह रहा है कि मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है, अर्थात उस घड़ी की विशेषता क्या है कि वो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो जो बहुत पुरानी है को अंडरलाइन करोगे और साथ में लिखोगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जो नीली कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाइए। उस लड़के की विशेषता क्या है, जो नीली कमीज पहने हैं, कि उसने क्या पहनी हुई है, नीली कमीज पहनी हुई है। तो किसको अंडरलाइन करेंगे, जो नीली कमीज पहने हैं। और ये क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या है ये, विशेषण आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब जो उपवाक्य वाक्य में क्या बताएं, क्रिया की विशेषता बताने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आपने 9th में करे थे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण के प्रकार 4 प्रकार थे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और लास्ट था आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीति से क्या पता लगता है, कार्य करने का ढंग, कार्य कैसे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, जोर से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, काल से समय का, स्थान से जगह का, परिमाण से मात्रा का। मात्रा यानी कि क्वांटिटी। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हूँ। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हो। चलना क्या थी, उसकी क्रिया, और कैसे चल रही थी वो, जैसे बीमार चलते हो। तो अंडरलाइन किसको करेंगे, क्रिया की विशेषता कैसी थी कि वो कैसे चल रही थी, कार्य की विशेषता जैसे बीमार चलते हो। तो किसको अंडरलाइन करोगे, जैसे बीमार चलते हो। और ये कौन सा आश्रित वाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्लियर है ये सभी को, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता। ठीक है ना, क्या है उस स्थान की विशेषता, जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता। तो क्या आएगा, जहां मैं रहता हूं, रहना क्या है उसकी क्रिया, अब कोई नहीं रहता तो वो क्या है, क्रिया विशेषण, जहां मैं रहता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी, ठीक है, या मैसेज मी, आई विल क्लियर यू। ओके, अपनी अगली कक्षा में हम करेंगे वाक्य परिवर्तन। क्या करेंगे, वाक्य परिवर्तन। ये था आपका रचना के आधार पर वाक्य पार्ट 1। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।